Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम साइकोलॉजी का पेपर नंबर 64 हल करेंगे। शानदार आपको अप्लाइड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है और एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके ऐसे ही प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब आपके पास 100 दिन शेष बचे हुए हैं। देखिएगा, कई सारे लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम की तिथि के संबंध में कि जो नई तिथि आपके 26 सितंबर आई है तो उस दिन कि भाई एक और एग्ज़ाम है तो डेट चेंज होगी या फिर एग्ज़ाम उस दिन नहीं होगा, आगे एग्ज़ाम जाएगा। तो भाई ये कंपटीशन का दौर है। यहाँ पर आपका सामना जब लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर भ्रमित करने के अनेक तरीके निकाले जाते हैं। आप सभी जो ये लोग कह रहे हैं इनको आप अनसुना करके निश्चित रूप से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इस चीज़ को अगर 5000 लोग जो सिलेक्ट होने वाले हैं उन्होंने दिल पे ले लिया और तैयारी कमज़ोर कर दी तो फिर दूसरे कैंडिडेट वहाँ पे आएंगे। तो वास्तव में जो अच्छे से तैयारी करेगा निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम डेट 26 सितंबर मानकर ही चलना है। बिल्कुल भी भ्रमित होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, ध्यान संबंधी बाधा और अभिप्रेरणा का अभाव। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। इसका लक्षण यहाँ पर होता है अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना। ये अधिगम निर्योग्यता के मुख्य लक्षणों में आ जाते हैं साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल से आपके 3 टेस्ट रोजाना आएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तिथि आ गई है। तो मैंने पहले ही कहा था कि भाई जब आपके एग्ज़ाम तिथि आ जाएगी, आपके EWS के फॉर्म के संबंध में सूचना आ जाएगी तो आपके रोज़ाना 3 टेस्ट लिए जाएंगे। अब यहाँ पर आज तो नहीं बना पाया 3 टेस्ट, लेकिन कल से 3 टेस्ट आपके रेगुलर रहेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 2 पे है आपके रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। साथियों, रचनात्मक मूल्यांकन और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। तो ग्रेड्स प्रदान करना योगात्मक मूल्यांकन में आता है। तीसरा भी सही नहीं है यहाँ पर, बल्कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिएगा, कल से जो टेस्ट आएंगे RBSC और NCERT की किताबों में से बनाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। तीसरा क्वेश्चन है और पूरे 30 प्रश्नों के टेस्ट होंगे 3-3, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? आनुवंशिकी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में सही विकल्प का चयन करना है आपको। देखिएगा, जो संवेगात्मक बुद्धि है, संवेगात्मक बुद्धि में क्या होता है, व्यक्ति संवेगों के माध्यम से दूसरों को समझने की कोशिश करता है, खुद को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एक चीज ही मेल खा रही है और वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा क्वेश्चन है साथियों आपके, निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है? कौन सा कारक? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि और व्यक्तित्व। तो साथियों, यहाँ पर आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है। देखिए, व्यक्तित्व, बुद्धि, ये दोनों तो बिल्कुल आनुवंशिकता से निर्धारित होते हैं। अब यहाँ पर एक है अभिवृत्ति और एक है अभिक्षमता। इन दोनों में से एक कारक ऐसा है जो आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करना है। बताइए इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो साथियों, प्रश्न संख्या 4 में जो सही विकल्प है वो रहेगा दूसरा विकल्प, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होती है साथियों, बल्कि वातावरण से निर्धारित होती है। तो अभिक्षमता तो आनुवंशिकता से ही निर्धारित होने वाले कारकों में आ जाती है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं मित्रों। 5वां क्वेश्चन है आपके, जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है तो इसका अर्थ है राम अध्यापन की योग्यता रखता है,
राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, राम अध्यापन में उच्च रुचि रखता है और राम अध्यापन को नापसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी एक व्यक्ति कह रहा है राम के संबंध में कि वो अध्यापन के लिए उसमें अभिक्षमता है, तो यहाँ पर अभिक्षमता का अर्थ लिया जाता है कि वो अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, अर्थात जो अभिक्षमता है इसका संबंध कुशलता अर्जित करने से लिया जाता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो आपके 6ठा क्वेश्चन देखेंगे, विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती है? चेतन भाग का, अचेतन भाग का, अर्धचेतन भाग का और उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, जो व्यक्ति के विचार होते हैं, जो सोचता है वो विचारों को, फिर प्रेरणाएं जिनसे लेता है, आवेग है, उसकी इच्छाएं हैं, ये व्यक्तित्व के साथियों यहाँ पर जो 3 विकल्प दिए गए हैं उनमें से बताना है कि कौन से भाग का निर्माण करेगी। तो प्रश्न संख्या 6 में आपका राइट आंसर है दूसरा विकल्प, अचेतन भाग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अचेतन। क्योंकि विचार कहाँ से उत्पन्न होंगे? अचेतन मन से उत्पन्न होते हैं। जो इच्छाएं हैं वो कहाँ से आएगी? अचेतन मन से आएगी। तो साथियों यहाँ पर प्रेरणा और आवेग भी दोनों यहीं से होते हैं। दूसरा विकल्प आपके 6ठे क्वेश्चन में सही है। आगे बात करेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 को, 7वां क्वेश्चन। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? आरबी केटल ने, गिलफोर्ड ने, थ्रस्टन ने और स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि के संबंध में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तरल मोज़ेक मॉडल, इसका सही आंसर बताइए। 7वें क्वेश्चन में सही आंसर कौन सा है? तो साथियों 7वें क्वेश्चन में आपके जो राइट आंसर है, देखिए बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल आरबी केटल के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है? आरबी केटल के द्वारा। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। आगे प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? पहला, अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार दूसरा विकल्प, अधिगम के बौद्धिक आधार तीसरा विकल्प और अधिगम के दार्शनिक आधार चौथा विकल्प। तो साथियों यदि बच्चों को आप प्रभावी अधिगम कराना चाहते हो तो देखिए शारीरिक, अभिप्रेरणात्मक, बौद्धिक, इनसे भी कम महत्व रखता है दार्शनिक आधार, क्योंकि यहाँ पर दार्शनिक आधार ही एक ऐसा विकल्प है जो सबसे कम महत्व रखेगा। तो चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। तो 9वां क्वेश्चन देखेंगे, विकास के बारे में क्या सही नहीं है? पहला, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, दूसरा, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, तीसरा, अभिवृद्धि मापनीय होती है और चौथा है अभिवृद्धि गुणात्मक होती है। तो साथियों यहाँ पर सही नहीं है उसको देखना है। देखिए शारीरिक होती है अभिवृद्धि, बिल्कुल अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक रूप से जो बाह्य परिवर्तन होते हैं उनसे लिया जाता है। मात्रात्मक भी होती है, मतलब इसमें आप अंकों में बता सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है या फिर 6 फीट है, तो वो मात्रात्मक हो गई कि उसका वजन जैसे 60 किलो है, वो मात्रात्मक हो गई। मापनीय, आप माप सकते हो वृद्धि को। लेकिन साथियों यहाँ चौथा कथन कह रहा है अभिवृद्धि गुणात्मक होती है, तो गुणात्मक नहीं होती है, अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। तो ये विकल्प क्या हो गया? फिर गलत हो गया। और आपसे क्या पूछा? क्या सही नहीं है? तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत सभी ने पढ़ रखा होगा पावलोव का। पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए और सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो इसमें सिर्फ भोजन ही प्रस्तुत नहीं किया गया था, घंटी भी बजाई गई थी, दोनों को साथ साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था, नहीं, बल्कि इस सिद्धांत में पहले क्या होता था कि घंटी बजाई जाती है, फिर उसके कुछ सेकंड बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है अनुबंधन स्थापित करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है।
विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से संबंधित कर सकता है। अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखे, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखे और विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखे। तो यहाँ पर बहुत अपेक्षाएं रखना तो गलत हो गया और किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखना भी गलत हो गया, पहला या दूसरा। तो साथियों, अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखी जाए, मतलब जितनी उनमें योग्यताएं हैं, ठीक है, जितनी अपेक्षाएं हम उनसे कर सकते हैं उतनी ही करें। यहाँ पर जो दूसरा विकल्प कैसे गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक रूप स्तर, एक रूप, सभी बालकों से आप एक रूप स्तर मतलब एक समान अपेक्षा थोड़ी रख सकते हैं, क्योंकि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं साथियों, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाता है। ओनली प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो आपके 12वां क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतर बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करवाना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम और अध्यापक के लिए योग्यता आधारित मूवीकरण करना। तो यहाँ पर देखिए, जिन बालकों को विशेष आवश्यकता होती है पढ़ाने के लिए, तो ऐसे बालकों के लिए जो व्यूह रचना की उनको किस प्रकार से पढ़ाया जाए वो रहेगा सबसे उपयुक्त सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम में क्या होता है साथियों, छात्र एक दूसरे की सहयोग और सहायता करते हुए सीखते हैं। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालक से निम्न रहती है वे कहलाते हैं पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदित मना बालक और बाल अपराधी। तो 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है पिछड़ा बालक, कि जो बालक शैक्षिक उपलब्धि में अपनी आयु के अन्य बालक से निम्न रहते हैं उनको ही पिछड़ा बालक कहा जाता है, वो पिछड़ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है आपके, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है और व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। देखिए, 14वें क्वेश्चन को सोच समझ करके अच्छे से पढ़ कर के आंसर देना है साथियों। यहाँ पर बताइए इसका सही विकल्प कौन सा रहेगा। तो साथियों, आदतों के संबंध में आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जो दूसरा और तीसरा विकल्प है कि जो आदत निर्माण का आधार है वो कोई मूल प्रवृत्ति होगी, मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, ये दोनों कथन तो सत्य है। अब प्रथम और चौथा जो विकल्प है साथियों, देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में प्रथम विकल्प को सही माना गया था, लेकिन यहाँ पर चौथा विकल्प भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सही नहीं है। तो आदतें जन्मजात नहीं होती है बल्कि आदतें अर्जित होती है। कैसी होती है? अर्जित होती है। जबकि रुचियों की बात करें तो रुचियां जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, लेकिन आदतें तो अर्जित ही होती है, जन्मजात नहीं होती है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। चौथा जो विकल्प है ये भी क्या कह रहा है कि व्यक्ति में किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है, तो वो भी आसानी से नहीं छूटती है साथियों। इसलिए चौथा और प्रथम कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। अर्थात आपको असत्य देखना था तो प्रथम विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी इसमें सही है प्रश्न 14 में। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वह अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर अधिगम और परिपक्वता के बारे में पूछा गया है
कि जो अधिगम है और जो परिपक्वता है, इन दोनों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो साथियों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं इसे। तो यहाँ राइट आंसर है आपका प्रथम विकल्प कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। मतलब परिपक्वता को ही एक आधार माना जाए तो परिपक्वता तो लगभग 15-17 साल में 18 साल तक आ जाती है। तो यहाँ तक ही अगर रहेगा मानव विकास तो फिर वो निश्चित निम्नतम तक ही सीमित रह जाता मानव का विकास। लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों, परिपक्वता तक ही विकास नहीं होता है। ये भी यही कह रहा है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। ये बिल्कुल सत्य कथन है साथियों, यहाँ पर सत्य कथन कहा जा रहा है। बाकी दूसरा जो विकल्प कह रहा है कि वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित नहीं हो सकते, जो वंशक्रम की संभाव्य क्षमता है उससे आगे। तो यहाँ पर विकसित हो सकते हैं, ये गलत हो गया। बालक विकास की दृष्टि से सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वह अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है, सीखने के लिए तैयार होना जरूरी है, प्रयास करने से ही सारा काम नहीं चलेगा। आप आंतरिक रूप से देखिए, सीखने के लिए तैयार का मतलब अभिप्रेरित होना, और अधिगम की पहली ही शर्त क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। तो फिर यहाँ पर आप अधिक प्रयास से भी नहीं सीख सकते जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। और चौथा कैसे गलत है कि जो बालक की अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये कथन भी वैसे पूर्ण रूप से गलत तो नहीं है, लेकिन इससे बेटर विकल्प है प्रथम। प्रश्न 15 में प्रथम विकल्प ही सही है और इसको ही सही माना गया था। प्रश्न नंबर 16 है आपके, निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है। निर्मितवाद उपागम के बारे में मैं कई क्वेश्चन पूछ चुका हूँ आपसे। देखिए, छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करते हैं वही निर्मितवाद उपागम है। छात्र जो नवीन सूचना को विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, यह निर्मितवाद उपागम है। छात्र जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिसे वह सच मानता है उससे विरोधाभासी हो तो उसे नहीं सीखता है। छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना को देगा। तो साथियों, निर्मितवाद उपागम कहता है कि जो छात्रों को नवीन सूचनाएं मिलती है उनको विस्तार से वे विश्लेषित करते हैं, व्याख्या करते हैं और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीख लेते हैं। तो यहाँ निर्मितवाद उपागम में छात्रों के द्वारा खुद ही ज्ञान का सृजन किया जाता है। दूसरा विकल्प 16वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 17, डबल बार है तो इसको हम हटा देते हैं साथियों। 18वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास में वाटसन ने वातावरण को आनुवंशिकता से अधिक श्रेष्ठ माना है, आनुवंशिकता को वातावरण से अधिक सर्वश्रेष्ठ माना है, दोनों का महत्व समान माना है और ग्रंथियों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो जेबी वाटसन का नाम सभी ने सुन रखा होगा। इनकी एक प्रसिद्ध परिभाषा है, मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसको वो बना सकता हूँ जो मैं चाहूँ। तो यहाँ पर आप वंशानुक्रम पर फिर बिल्कुल भी फोकस नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप कुछ भी बना सकते हो किसी भी बालक को, तो पूर्ण रूप से वो वातावरण को आनुवंशिकता से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। प्रथम विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 19 पर। 19वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सी क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। घन का निर्माण करना, ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना और सरल गणितीय समस्याएं हल करना। तो साथियों, परफॉर्मेंस टेस्ट में कोई कार्य करवाया जाता है तो यहाँ पर घन निर्माण करना, ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना, ये परफॉर्मेंस टेस्ट में आ जाती है। लेकिन ये जो चौथा विकल्प है, सरल गणित समस्याएं हल करना, ये परफॉर्मेंस टेस्ट या निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण में सम्मिलित नहीं होता है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है आपके, पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 3 प्रकार के चर बताए गए हैं। जो आश्रित चर है उसको छात्र को माना जाता है,
जो मध्यस्थ चर है, मध्यस्थ चर माना जाता है पाठ्यक्रम को। किसको माना जाता है? पाठ्यक्रम को। और जो स्वतंत्र चर है वो अध्यापक को माना जाता है साथियों। तो यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर रहेगा, दूसरा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। 21वां क्वेश्चन है आपके, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है सामाजिक बुराइयां, नगर गांव की गंदगी, छात्रों में धूम्रपान की लत और उपरोक्त सभी। तो साथियों क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है स्टीफन एम कोरे, जिसमें विद्यालय की समस्याओं का हल किया जाता है। तो ये प्रथम और दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि ये विद्यालय से संबंधित समस्याएं नहीं है। विद्यालय से संबंधित समस्याओं में यहाँ पर एक ही आ रही है, वो है छात्रों में धूम्रपान की लत। ये इससे क्रियात्मक अनुसंधान से ये समस्या हल की जा सकती है। तीसरा विकल्प आपके 21वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं साथियों। 22वां क्वेश्चन है आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति मिलती है, पाठ्यक्रम व्याप्त होता है, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है और छात्रों का हित। तो वैसे तो यहाँ पर सभी आपको कारण देख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट इसका रीज़न है साथियों इसकी उपयोगिता का, वो है निष्पक्ष मूल्यांकन। क्योंकि और जो प्रश्न होते हैं उनमें निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं होता है वस्तुनिष्ठ के अलावा, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक ही विकल्प सही होता है। इसलिए यहाँ पर एग्जैक्टली कि भाई आपको हाँ नहीं या विकल्प में से किसी एक का चयन करके देना होता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों या तो पूरे नंबर मिलते हैं या कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ आपका थर्ड विकल्प 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। 23 ही क्वेश्चन लाया हूँ, पहले 20 लाता था, कल से 30 आएंगे पूरे, है ना। और रेगुलर तैयारी करना, अब रेगुलर बिल्कुल नए क्वेश्चन मिलेंगे कल से बिल्कुल शानदार RBSC NCERT की किताबों में से। उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, सफलता से बचने की प्रवृत्ति और बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ होता है चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। प्रथम विकल्प 23वें क्वेश्चन में सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।